बच्चों हम लोग आगे उसी टॉपिक में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से सराउंडिंग में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखना कितना आसान है। हमारे पास पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ऑलरेडी आ चुका है। dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे पढ़ते थे। तो मैं तुमसे एक बात कहूँ कि मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसे इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ऐसे ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। याद करो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता था, स्ट्रेट। याद करिए स्ट्रेट होता था ऐसे, सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे होती थी स्ट्रेट। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, ऐसे, ठीक ऐसे होता था। मैं तुमसे कहूँ मैं यहाँ पे दो पॉइंट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इनके बीच का जो गैप है, या गैप ना मान के ऐसा करें, ये दूरी हम मान ले रहे हैं R1, ये दूरी R1 ए की, और बी पॉइंट तक की दूरी जो है ये दूरी हमने मान ली R2, राइट। हमने ए का डिस्टेंस R1 माना और बी का डिस्टेंस R2 मान लिया, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूँ कि ए से बी तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी है तो कौन हाई होगा? ए हाई होगा और वी लो होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यार बताओ, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से जनरल आर पे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें वास्तव में ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ए R1 दूरी पे है और बी R2 दूरी पे है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जनरल आर पे जाएंगे। जनरल आर पे जाके हम डी आर वेक्टर कंसीडर करेंगे और हम कहेंगे इस डी आर के अंदर जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो dV है। तो देखो मैं लिखने चला dV बराबर माइनस, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आर पे, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बराबर मान रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं डी आर इतना छोटा है, इनफाइनाइट स्मॉल है, कि डी आर के अंदर कोई भी पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन नहीं हुआ। तो डी आर के अंदर जो पोटेंशियल में ड्रॉप है वो है dV। तो बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? राइट। डी आर भी किधर? राइट। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना? आप कहेंगे 0। तो ये हो जाएगा ई डी आर कॉस 0। कॉस 0 कितना होगा बेटा? 1। कैसे हो गया? क्लियर ना? ये डी आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही है, राइट साइड। हमने डी आर भी राइट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट लिया, तो ई और डी आर के बीच में कितना एंगल? 0। तो देखना dV बराबर माइनस ई की वैल्यू, यहाँ ई बताओ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये डी आर। याद करो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो भाई ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ dV माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर किया, डी आर अपॉन आर। ध्यान से देखना, जब हमें देखो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, जब हम R1 लिमिट लगाएंगे तो ये पोटेंशियल ए का बनेगा, जब R2 लिमिट लगाएंगे तो ये पोटेंशियल बी का बना। बेटा R2 बड़ा है, ध्यान देना R2 बड़ा है। तो देखो इधर ये बना V, इधर VA माइन VB अपर लिमिट, ये माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ln r, और लिमिट लग गया R1 से R2। तो यहाँ देखो बना VB माइनस VA, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VV माइनस VA विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये हो गया देखो ln/r2 माइनस ln/r1। ln का मतलब लॉग है बेस e, तो देखो इस माइनस को मैं इधर कर दे रहा हूँ va माइनस vb। अच्छा बताओ कौन हाई होगा? ए हाई होगा, v लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है। तो ये लिखा है देखो v हायर माइनस v लोअर बराबर, इस माइनस को मैंने इधर कर दिया तो इधर बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 अपॉन r1। तो ये देखो r2 बड़ा है तो ये नंबर 1 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, ये पूरा ही पॉजिटिव है, होना भी चाहिए क्योंकि हाई माइनस लो लिख रहे हो तो हाई पोटेंशियल में से लो जाएगा तो ये प्लस आएगा, तो ये नंबर भी प्लस। तो अच्छे स्टूडेंट को ये याद रहता है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस v हायर माइनस v लोअर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 अपॉन r1 होता है, जहां पर r2 ग्रेटर देन r1। ये वो रिजल्ट आ गया बेटा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। इस पर वो हमसे कैसे सवाल करते हैं अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। राइट, अब देखिए मैं सिर्फ कर रहा हूं अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। मान लो आपसे एक सवाल करें ऐसे, हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, सवाल समझिए पहले, और इस पर चार्ज का डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा है। यहाँ से एक पॉइंट 2a दूरी पर, और ये दूरी है a, यहाँ कोई पॉइंट है मान लो 1 पॉइंट, और यहाँ कोई पॉइंट है 2 पॉइंट, ठीक। हमसे सवाल करा जा रहा है क्यू नॉट चार्ज को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक शिफ्ट किया गया है, ये इनिशियल है और ये फाइनल, यहाँ पे रख दिया है। हमारा क्वेश्चन है, तो लिख लें फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, find work done by agent for shifting q naught charge, for shifting q naught charge from point 1 to point 2, for shifting q naught charge from point 1 to point 2, point 1 से point 2 तक शिफ्ट करने में एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना। अच्छा एक बात और बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो बताओ हमको यहाँ से यहाँ तक हम पहले ऐसे ले जाएं और फिर ऐसे ले जाएं, या हम डायरेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे ले जाएं, या हम इस जिगजैग पाथ पे ले जाएं। इस रास्ते में वर्क अगर W1, इस रास्ते में वर्क W2, इस रास्ते में वर्क W3, तो 1 से 2 तक ले जाने में हम इस रास्ते ले जाएं, इस रास्ते ले जाएं, इस रास्ते ले जाएं, बताओ वर्क अलग अलग करना पड़ेगा कि बराबर बराबर करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा बराबर बराबर, क्योंकि सर वर्क डन बाय एजेंट, आपने कहा था सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वैसे चेंज इन मैकेनिकल होता है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक है ही नहीं, चेंज इन काइनेटिक 0 है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज यहाँ रुका हुआ था, अब यहाँ रुका हुआ है, तो हमने उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करा। यानी जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो वर्क केवल अरेंजमेंट में हुआ है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल पॉइंट कौन है? 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन? 1 पॉइंट।
इसका मतलब हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। अब बताओ बेटा, इसका मतलब वर्क इनिशियल और फाइनल को देख के हम लिख दे रहे हैं, पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बताओ हम इस चार्ज पार्टिकल को चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दो, पोटेंशियल इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से 2 पॉइंट का पोटेंशियल V2 इंटू क्यू नॉट माइनस ये V1 इंटू क्यू नॉट। तो देखो बेटा, ये क्या लिखा है, क्यू नॉट कॉमन ले लो, ये लिखा है V2 माइनस V1, या ये लिखा है Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लिखा है Q इंटू डेल्टा B, और ये आ गया हमारा वर्क डन बाई एजेंट। तो देखो हम आंसर के बहुत करीब आ गए। W एजेंट बराबर Q नॉट टाइम्स V2 माइनस V1। बताओ 2 और 1 में कौन हाई होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है स्ट्रेट, तो बताओ तुम मुझे, अगर हम यहाँ पे 0.3 ले लें तो बताओ 3 और 2 का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है और 90 डिग्री पर इक्वी पोटेंशियल होता है। तो क्या मैं इसी को V3 माइनस V1 लिख दूँ? तो देखो एक पॉइंट यहाँ आ गया 3 और ये हो गया 1, ये दूरी हो गई 2a और ये दूरी है a। तो बताओ, देखो हमें लिखना था 2 का पोटेंशियल, मैं लिख रहा हूँ 3 का, क्योंकि मुझे पता है 2 और 3 का पोटेंशियल बराबर है। तो बताओ बेटा 3 और 1 में कौन हाई होगा? तो आप करें 3 हाई 1 लो, तो ये देखो V3 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू V3 माइनस V1। तो ये बन गया, देखो पता क्या, Q V हायर माइनस V लोअर। और क्या ये अभी अभी निकाला है? यस। तो देखो आंसर आ गया, एजेंट ने जो वर्क करा होगा वो Q नॉट टाइम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln लॉग ऊपर R2 था बड़ा वाला, तो यहाँ से दूरी 3a, तो ये 3a, और बताओ नीचे R1 2a, तो a से a कट गया, तो बताओ आंसर आ गया Q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बताओ लॉग बेस e, ln को लॉग बेस e, और ये 3/2 हमारा आंसर, राइट। तो एक बात और साबित हो गई कि हम इस चार्ज पार्टिकल को 1 से 2 ले जाएं, चाहे बताओ 1 से 3 ले जाएं, और बताओ चाहे हम एक पॉइंट यहाँ ले लें 4 पॉइंट, चाहे 1 से 4 ले जाएं, यानी इस पॉइंट लाइन पर कहीं भी ले जाएं, बताओ वर्क डन बराबर बराबर होगा। और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं लिख सकता था वर्क डन W1 W2 W3 सब बराबर होंगे, और वो इतना होगा, ये भी हमने निकाल दिया, राइट। आई थिंक क्लियर। हटा दें बेटा इसे, आप देखिए जरा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज से r दूरी पर या R1 R2 दूरी पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1। क्लियर। अब देखो हटा रहे हैं, ठीक है। अब जरा अच्छा बताओ, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज, इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा होती, ध्यान से देखिएगा, तो बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती, स्ट्रेट इसकी तरफ होती। तो अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ मान लें 1 पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ मान लें 2 पॉइंट, ये दूरी R1 और ये दूरी R2, बताओ बेटा इनमें कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है,
तो पहले जो मिलेगा वो हाई पोटेंशियल, बाद में जो मिलेगा वो लो पोटेंशियल। तो लिखेंगे बी हायर माइनस बी लोअर, और ये होगा B2 माइनस B1। अच्छा याद करो, अगर ये प्लस होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, तो 1 हाई होता था 2 लो होता था। अब बताओ ये जो नंबर लिखा है हाई माइनस लो, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। तो पॉजिटिव लिखेंगे तो लैम्डा, देखो ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ln। अब बताओ हमें ये पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा डिस्टेंस, तो बड़ा R2 नीचे R1 ये आएगा, और ये मैग्नीट्यूड है केवल, क्योंकि हमको ये प्लस लिखना, तो ये आंसर होगा। अब इसको माइनस लैम्डा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाई माइनस लो प्लस का लिखा है, तो ये नंबर भी प्लस का लिखना है, तो हम लैम्डा केवल प्लस लिखेंगे, और यहाँ बड़ा ऊपर लिखेंगे नीचे छोटा डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए। आई थिंक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आगे हेड डालिए, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ मैं सिर्फ करने जा रहा हूं, तो इतना तो कॉमन सेंस है ही यार आपके पास। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें स्लोप का, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ, इसके स्लोप की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारे पास मान लो कोई एक v वर्सेस x ग्राफ है, और ये मान लो कोई ग्राफ है, हम रैंडम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे कोई ग्राफ है। हम दिखा दें इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट, और ये P पॉइंट है मान लो x बराबर x0 पर। हम दिखा दें इस पॉइंट P पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट का स्लोप देखें, तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। तो देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, और इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल, स्लोप में हमेशा एंगल एंटी क्लॉक लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से, तो बताओ इस पॉइंट P पर अगर हम स्लोप देखें तो बताओ वो tan थीटा, और थीटा हमेशा कैसा लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए यही tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो वी एक्स ग्राफ है, तो ये स्लोप होगा dv/dx। जरा गौर से देखो, इसे आप पहचान रहे होंगे dv/dx, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस dv/dx होता है, तो ये बताओ आएगा माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये पोटेंशियल x का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल x के अलॉन्ग होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट i कैप आ जाएगा। राइट, यानी एक बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ अपने शब्दों में लिखने वाला हूँ, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये पूरे रीजन में नहीं आ रहा है, ये उस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एट x इक्वल टू x0 या एट पॉइंट P कह दें ऐसे। तो ये हमको इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगर हमें कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल में पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ दिया जाए और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे। राइट। अच्छा एक बात और क्लियर करना, यहाँ पर आप कह रहे हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो माइनस आई कैप आ रहा है, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ और कम। तो देखो ध्यान से ग्राफ ये है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर तो देखो ये पोटेंशियल ज़्यादा, इस पॉइंट पे देखें तो ये देखो पोटेंशियल पहले से कुछ कम, और इस पॉइंट पे देखें तो पोटेंशियल और कम, और आगे देखें तो पोटेंशियल और कम। यानी हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है। तभी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। आई थिंक क्लियर। तो क्या मैं ये मान लूँगा, आप ये बात समझ गए कि अगर पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ है तो हमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो बताइए स्लोप हर जगह कांस्टेंट होगा। वो स्लोप अगर हर जगह कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बताइए कांस्टेंट होगी, राइट। कब? अगर ग्राफ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूं ऐसे, अगर बताओ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ कर्व हुआ, अगर कर्व हुआ तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आएगा, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर बराबर होगी और वो रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ध्यान से देखिए, मान लो करिए ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे लिखा है 10 मीटर, यहाँ लिखा है 20 मीटर, यहाँ लिखा है 100 वोल्ट, यहाँ लिखा है 200 वोल्ट। क्लियर? तो मुझे एक बार बता दो, x = 10 से x = 20 के बीच में हमको पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया गया जो कि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ स्लोप कांस्टेंट होगा। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल की कांस्टेंट, तो आपका जवाब होगा कांस्टेंट। यहाँ फील्ड कैसी होगी? कांस्टेंट फील्ड होगी, राइट। तो हमसे कहा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिटवीन x = 10 मीटर टू x = 20 मीटर। x = 10 मीटर से 20 मीटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बराबर होगी। अच्छा, मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ कहाँ से कहाँ होगी, देखना तुम खुद बता दोगे। यहाँ पोटेंशियल कितना? 200 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल कितना? 100 वोल्ट। तो 10 से 20 की तरफ जा रहे हैं, ऐसे पोटेंशियल घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा, प्लस आई कैप आएगा, प्लस आई कैप अपने आप आएगा। देखना, आप तो सीधा बोलिए जो स्लोप होगा v वर्सेस x ग्राफ का वो होगा tan थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक हम लोग ये एंगल लेंगे tan थीटा, और ये tan थीटा होगा माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग है आई कैप। ध्यान से देखिएगा। अब ये tan थीटा को हम कैसे लिखें, तो ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल अगर हम अल्फा ले लें, ठीक, तो बताओ क्या इस थीटा की जगह 180 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है? तो बताओ इसको हमने लिख दिया 180 माइनस अल्फा, और ये हो गया माइनस ई आई कैप। तो ध्यान दो, ये हो गया माइनस 10 अल्फा और ये हो गया माइनस ई आई कैप। माइनस माइनस खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में ये आ गया 10 अल्फा के बराबर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में आएगा। तो ध्यान देना, या ऐसे बोले, हम ऐसे बोले कि ये डायरेक्शन बाद में लगा देंगे हम, ठीक, ध्यान से देखिएगा, बाद में लगा देंगे। तो बताओ अब ये ई की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड आ रहा, डायरेक्शन अलग से लिख देंगे 10 अल्फा। तो इस ट्रायंगल में 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बताओ 200 में से 100 गया, 200 माइनस 100 अपॉन बीच का दूरी, ये बताओ 10, 20 माइनस 10, राइट। और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वोल्ट पर मीटर और डायरेक्शन आई कैप। तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक। तो बताओ भाई, ये ई वेक्टर 100/10 10 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन आई कैप। तो देखो बेटा, ये अपने आप प्लस आई आ गया।
आप आई कैप लेके चलिए, वो अपने आप हो जाएगा एडजस्ट, राइट। तो ये बताओ यहाँ जो आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और 10 वोल्ट पर मीटर है आई कैप। आई थिंक क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाए। हटा दें। अब देखिए, अगला सवाल देखो भाई। मान लीजिए हम आपसे कहें ऐसे हमको एक पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ दिखाया गया है और ये ग्राफ ऐसे है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ लिखा है एक्स बराबर 5 मीटर। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ऐसे दिखाया डायग्राम में, टेंजेंट इस पॉइंट पर, और ये एंगल 30 डिग्री दिखाया गया है, राइट। हमसे सवाल कर रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी, या ऐसे बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू 5। अब बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा बेटा कि वेरिएबल होगा? तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर, ये कोई नंबर ले लो V0, यहाँ पता है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। क्यों? यहाँ स्लोप अलग, यहाँ स्लोप अलग, यहाँ स्लोप अलग, हर पॉइंट पर स्लोप वेरी कर रहा है। और अगर स्लोप वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, क्योंकि पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ध्यान देना, मैं ये लिख दूं स्लोप एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू माइनस E। अब देखना P पॉइंट पे स्लोप, तो टेंजेंट का एंगल एंटी क्लॉक, ये एंगल आएगा एंटी क्लॉक, tan थीटा, tan 30, और ये हो जाएगा माइनस E। तो E बराबर आ गया -1/√3 आई कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया 1/√3 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन लिख देंगे -I, ऐसे कर देंगे। अब बताओ यहाँ फील्ड लेफ्ट साइड आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ देखो पोटेंशियल इतना आगे जाने पर पोटेंशियल कम हो गया। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, और ये फील्ड हर पॉइंट पर कैसी है? वेरिएबल है, वेरिएबल। आपने जो फील्ड निकाला है वो एक पॉइंट पे निकाला है, ये निकाला है एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर। इस जगह पे फील्ड है, इंस्टेंटेनियस फील्ड है, राइट। आई थिंक क्लियर। हेड डालिए एरिया ऑफ E वर्सेस एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ E वर्सेस एक्स ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपसे कहें एरिया ऑफ E वर्सेस एक्स ग्राफ, तो पहले तो समझते हैं इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, और वो एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, हमको ये भी तो सीखना है। तो ध्यान से देखिए, हमको ये भी सीखना है कि वो एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, राइट। तो मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि E वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, चलो पहले तो हम कोई भी ग्राफ हो हम कैसे एरिया निकालते हैं उससे आइडिया लगेगा। ये मान लो E वर्सेस एक्स ग्राफ है ये,
हमें कहा जा रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, इतना एरिया हमको निकालना है। ये एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैं कैसे निकालूंगा इसके एरिया। तो मैं यहाँ से जनरल एक्स पे जाऊँगा, जनरल एक्स पे देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल ई है। उसके बाद मैं डी एक्स स्ट्रिप लूँगा और कहूँगा ये डी एक्स इतना छोटा है कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट लगभग बराबर है, तो इतने एरिया को मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन बेटा ये डी एक्स थिकनेस बहुत छोटी है, तो ये जो एरिया होगा ये भी बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइट स्मॉल। इस एरिया को हमने नाम दिया डी ए, और वो डी ए लिखा जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया ई डी एक्स। तो गौर से देखो, ये ई डी एक्स क्या होता है, ये होता था माइनस डी बी। अरे डी बी बराबर होता था माइनस ई डी एक्स, तो ई डी एक्स हो गया माइनस डी बी। तो देखो माइनस डी बी बराबर ई डी एक्स। इसे मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट, ध्यान से देखना। तो अगर हम ये x1 लिख दें, ये x2 लिख दें, तो जब ये x1 तो यहाँ पोटेंशियल 1 पॉइंट का, और जब ये x2 तो यहाँ पोटेंशियल 2 पॉइंट का। ध्यान से देखना। तो बताओ बेटा, ये लिखा एरिया, ये इधर बताओ क्या आएगा, ये बताओ v बनेगा, बाहर है माइनस, इधर b1 से b2, और ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब देखता हूं, अच्छा देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इधर प्लस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है। तो ध्यान दो, ये क्या बनेगा, v2 माइनस v1, माइनस अंदर करो v1 माइनस v2, तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अब ध्यान दो, v1 माइनस v2 में कौन हायर है, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट कैसे हमने डिसाइड करी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का है हर जगह, और प्लस का मतलब फील्ड राइट साइड है। तो देखो बेटा ये क्या बन गया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो ये नंबर देखो प्लस आ गया, और प्लस आ गया तो हम यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड एरिया का, ये मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ वी वर्सेस एक्स ग्राफ, ई वर्सेस एक्स ग्राफ, राइट। तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ का जो एरिया होगा उसका मॉडुलस ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और वो लग जाएंगे हम हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब हाई कौन होगा, लो कौन होगा, ये देखना मुझे आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो फील्ड राइट है, तो जो पहले मिलेगा वो हाई पोटेंशियल, जो बाद में मिलेगा वो लो पोटेंशियल, राइट। तो एक सवाल के माध्यम से बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। यानी ई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया हमको बताओ पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और हमने अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया कि अगर हम ये एरिया हमेशा प्लस का लिखें तो यहाँ पे भी प्लस, प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लिखेंगे। तो देखना जरा ध्यान से, अब देखिए एक सवाल के माध्यम से बात करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके बाद ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लो हम आपसे कहें हमारे पास एक ई वर्सेस एक्स ग्राफ है, ऐसे ई वर्सेस एक्स ग्राफ, देखिएगा ध्यान से। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ लिखा है x बराबर 0, यहाँ लिखा है x बराबर 5, यहाँ लिखा है x बराबर 10, और यहाँ लिखा है x बराबर
12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट पर मीटर और यहाँ लिखा है -5 वोल्ट पर मीटर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इधर प्लस है। ठीक है, हमसे कोई कहा ये पॉइंट मान लो ए है, ये वाला पॉइंट बी मान लेना है, इसको इसे नाम सी दे दे रहा है, इसे नाम डी दे दे रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम। हम आपसे कहते हैं कि मान लो आपको गिवन है अलग से, ये अलग से दे रहा है पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट का पोटेंशियल। मान लो हम आपसे कहते हैं कि ये बताओ, चलो 0 वोल्ट ले लेना, चलो 0 वोल्ट है, ये हमने अपनी मर्जी से दे दिया। ध्यान से देखना, अगर हम नहीं देंगे तो हमें बताओ इस ग्राफ के एरिया से पोटेंशियल नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ई वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना जरूरी है। तो अगर हम सी का पोटेंशियल दे दें तो हम बी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले बताओ ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ए से बी होगी कि बी से ए होगी? तो बताओ ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस का है, तो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दे रहा है। अब आ जाओ इधर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस है, कम हो रहा है लेकिन प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट साइड ऐसे। इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है ऐसे। बोलिए भाई, अब सुनना ध्यान से। तो ए और बी में कौन हाई कौन लो? तो आप कह रहे हो सर ए हाई वी लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट आ रही है और ये राइट हमने कैसे डिसाइड किया, क्लियर है? तो देखो भाई, पोटेंशियल ए का हाई बी का लो और ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो ये ग्राफ है, हम इतना एरिया लेंगे, ये एरिया। और बताओ ये ट्रायंगल है, तो ये बताओ वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू हाफ, बेस कितना 5, हाइट कितना 10, देख लो। तो ये आ गया 25 वोल्ट। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट आया, राइट? अब सुनना, बी और सी में कौन हाई होगा? बी हाई होगा, सी लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। तो ध्यान दो, वी बी माइनस बी सी विल बी इक्वल टू वी बी माइनस बी सी, बताओ इतना एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि ये ग्राफ है तो एरिया हमेशा लेते हैं ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का। तो ये ट्रायंगल हुआ हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये बताओ 5 इंटू हाइट बताओ फिर से 10, तो ये आ गया 25 वोल्ट। अब ध्यान दो, सी का पोटेंशियल, अच्छा बताओ सी का, ये देखो बी और सी का डिफरेंस आया, डिफरेंस, लेकिन हमने अगर आपको सी का पोटेंशियल दे रखा है तो इसे 0 कर दो। तो बताओ बी का पोटेंशियल कितना आ गया 25 वोल्ट, और अगर बी का पोटेंशियल 25 आया तो यहाँ रख दो। तो इधर देखो वी ए माइनस वी बी 25 बराबर 25, तो वी ए विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट। ये ए का पोटेंशियल आ गया। देखो, अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा तो हम बाकी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं दिया है तो हम 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते, राइट? ध्यान दो। अब आओ सी और डी में, देखो बेटा सी और डी में कौन हाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है डी से सी, तो देखो हम लिखेंगे वी हायर माइनस वी लोअर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड मतलब केवल प्लस का लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो देखो हाई कौन है? वी डी माइनस बी सी बराबर, इसका बताओ एरिया। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, ये एरिया आएगा। हालांकि बताओ बेटा ये एरिया माइनस का होगा, देखो ध्यान से कितना, तो ये एरिया होगा हाफ, बेस बताओ ये 2, हाइट बताओ -5, तो ये बताओ आ रहा है -5 एरिया। लेकिन हम यहां रखेंगे मैग्नीट्यूड, तो -5 का मैग्नीट्यूड यानी
5 रखेंगे, हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे 5। वैसे ये एरिया माइनस का है, लेकिन हम यहाँ रखेंगे प्लस। क्यों रखेंगे प्लस? क्योंकि हमने हाई माइनस लो लिखा है, ज़्यादा में से कम लिखा है, और ज़्यादा में से कम लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस ही बचेगा। यार हमने डायरेक्शन का इस्तेमाल कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने अनुमान लगा लिया कि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ V हायर माइनस V लोअर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 5। तो ये एरिया नेगेटिव है, लेकिन हम अपना जो रिजल्ट बनाए हैं उसमें केवल मैग्नीट्यूड लिखा हमने। और क्यों लिखा? क्योंकि हम हाई माइनस लो लिख रहे हैं। बोलो भाई, अब ध्यान देना बेटा। तो ये बताओ BC कितना है? 0। तो BD बोलो, चलो BD बोलो 5 वोल्ट। लो आंसर आ गया। तो क्या हमने ABCD हर पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया? लेकिन ये हम तभी कर पाए जब हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज हम पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे। तो अब हम लोग अगला सवाल करने जा रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लिए हैं। तो अगला सवाल देखिए बेटा, हमारे पास एक रिंग है ऐसे, ये इस रिंग का एक्सिस है, ये सेंटर है, और ये एक्सिस है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऐसे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। तो सवाल लिखिए, ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग of radius r, ठीक है। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, ए चार्ज पार्टिकल माइनस Q कॉमा M, मतलब उसका मास है M, चार्ज कैसा है? माइनस का। ए चार्ज पार्टिकल माइनस Q कॉमा M is placed on its axis at a distance a, ये दूरी a कही गई है, at a distance a, और ब्रैकेट में लिख लो a very less than r, placed at distance a and a is very less than r from the center, right। फुल स्टॉप का लिखिए, प्रूव दैट particle will execute simple harmonic motion and find its time period, right। ध्यान दीजिए जरा, हमें इसका टाइम पीरियड भी निकालने को कहा गया है, ठीक। और ये भी साबित करना कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है। SHM की क्या कंडीशन होती है, पहले तो ये समझ लो। कंडीशन ऑफ SHM कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो वो बराबर हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या मॉडुलस ऑफ A
शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स। यानी एक ही डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से राइट होगा तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, और जब लेफ्ट होगा तो फोर्स राइट लगेगा। यानी ए मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, राइट। खैर, तो हम देखो ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ एसएचएम करेगा। इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक बार ये दूरी ए आर के कंपेयर में बहुत बहुत छोटा है, और एक बार ए आर के कंपेरेबल है, r/2 है, r/3 है, r/6 है, r/10 है, ये सब कंपेरेबल है, राइट। तो हम कहते हैं उस केस में ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है, एसएचएम नहीं करता है। कब? जब ये ए आर के कंपेरेबल है, राइट। उस केस में ये क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन। और जब ए आर के कंपेयर में बहुत छोटा है तो ऑसिलेटरी के साथ साथ एसएचएम भी करता है, राइट। तो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, दोनों केस करा दूंगा। इस पे जेईई मेंस में 2 बार सवाल आ चुका है, तो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस के सवाल डायरेक्ट नीट में आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए ज़रा। अच्छा, पहले थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं। अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ें जीरो वेलोसिटी से, तो ये बताओ जैसे जैसे इधर जाएगा ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये बताओ जैसे जैसे इधर जाएगा स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट करके जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो जब यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे जाकर के इस पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि इस रिंग के सेंटर पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जब ये चार्ज सेंटर पे पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो क्यू ई फोर्स 0, और फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। इस जगह पर एक्सेलरेशन 0 लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। अब बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों है? क्लियर है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगातार अट्रैक्ट हुआ है, एक्सेलरेट करके गया है। अब देखना, इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ लेकिन वेलोसिटी है, ये रफ्तार में आ गया, और रफ्तार में आया तो ये बाहर निकलने लगेगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा ये बताओ वापस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जा तो इधर रहा है लेकिन इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो बताओ इसके लिए रिटार्डेशन हो गया, और रिटार्डेशन हो गया तो ये बताओ यहाँ कहीं पहुँच के अपनी स्पीड 0 कर लिया। पता है कितनी दूर तक जाएगा? फिर से ए दूरी तक, यहाँ से, राइट। अब बताओ ये यहाँ से फिर लौटेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है। फिर आएगा, वेलोसिटी पकड़ेगा, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। यहाँ समझा देना, देखना ऐसे, ये रिंग का सेंटर था, यहाँ से लौटेगा तो जैसे जैसे इधर जा रहा होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पहुँचने पे फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। और फिर बताओ रफ्तार की वजह से इधर निकलेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और यहाँ कहीं वेलोसिटी फिर क्या कर लेगा? 0, राइट। और अब लेकिन इधर फोर्स लग रहा होगा, फिर आएगा, और फिर बताओ ऐसी शुरुआत करेगा। तो आपको पता है ये फोटोग्राफ t = 0 का होगा। सॉरी यहाँ से छोड़ा है, तो ये बताओ अगर t = 0 का, तो ये होगा t बराबर टाइम पीरियड का 1/4, तो ये होगा टाइम पीरियड का हाफ, और ये टाइम पीरियड के हाफ का फोटो, यही वाला फोटो, और ये फोटो होगा 3t/4 का, और ये फोटो होगा 1 टाइम पीरियड का। और ये पार्टिकल फिर से इनिशियल जैसा हो गया, और फिर वापस जाने की तैयारी में है। हम कहेंगे इसका एक टाइम पीरियड हो गया पूरा। यही टाइम पीरियड हमको निकालना है, और हमें ये भी साबित करना है कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो पहले तो समझ लो अच्छे से, ये t = 0 पे था, और ये वापस t = t पे यही फोटो बनेगा। ये यहाँ से मीन तक, मीन पोजीशन तक, देखो ये इसका राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका राइट एक्सट्रीम बनेगा, ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन बनेगी, मीन पोजीशन, ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम बनेगी, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका टाइम पीरियड निकालने जा रहा हूँ। ये डायग्राम हटाऊंगा, फिर मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। सवाल में कहा गया कि जो ए है वो आर के कंपेयर में बहुत छोटा है, तब एसएचएम करेगा। लेकिन अगर ये ए आर के कंपेयर में बहुत छोटा ना हुआ तो ये एसएचएम नहीं करेगा, राइट। तो देखिए जरा,
अब देखना जरा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बढ़िया से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रिंग था और इस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू। इसके सेंटर से ए दूरी पर, हम अभी एक्स पे डिस्कशन करेंगे, बाद में कह देंगे एक्स ए है, ठीक है। तो बताओ भाई, एक्स दूरी से अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, इस पर जरा फोर्स निकालें। हमारी कोशिश क्या है, ए शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये अगर हम प्रूव कर दें तो एसएचएम होगा। तो ध्यान देना, एसएचएम की कंडीशन क्या थी, ए शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या ए बराबर या मॉडुलस ए बराबर ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस एक्स। ये माइनस क्या बता रहा है कि अगर एक्स प्लस तो ए माइनस। देखो क्या, ये ऑरिजिन है, ये मीन है, तो अगर हम इसे राइट खिसकाए तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट। तो माइनस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तो बताओ भाई, यहाँ पर ये इसे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। हमने इसको मीन पोजीशन से राइट खिसकाया एक्स, फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट। तो ये फोर्स बेटा रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स। तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई। बताओ इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग की वजह से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q टोटल इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देख लो भाई, देख लीजिए, क्लियर है। अब देखना, तो ये फोर्स आया, तो देखो बेटा रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग का मतलब है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो चाहो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ रेस्टोरिंग बराबर माइनस का आ रहा है लेफ्ट साइड, एक्स कैसा है प्लस का, हमने खिसकाया राइट है, फोर्स आ रहा है लेफ्ट, तो माइनस का आ रहा है। वो बात सही भी है, ये माइनस आई क्या है, तो फोर्स है माइनस का 1/4πε0 Q एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और इसी को हम लिखते हैं बराबर m इंटू ए, m इंटू ए। तो देख रहा भाई, यहां से a की वैल्यू, a बराबर -1/4πε0 Q एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, राइट। अब देखना ध्यान से, जो x है वो a था और वो x जो है वो r के कंपेयर में बहुत छोटा है, क्योंकि यही x तो a था, r के कंपेयर में बहुत छोटा। अगर ये बहुत छोटा तो इसको हमने नेगलेक्ट किया यहाँ पे। तो देखो a बराबर क्या आ गया, a आ गया -1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, इसकी पावर 3/2 इंटू एक्स, और इसको कंपेयर करेंगे -ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहां से देखो भाई, ये आर क्यूब हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की। देख लो भाई, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई है, देख लो यार, रूट के अंदर Q अपॉन 4πε0 आर क्यूब। तो इसका टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा, तो ये हो गया 2π/ओमेगा। तो डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड करोगे तो ये 4πε0 आर क्यूब ऊपर चला गया, Q नीचे आ गया, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। और ये बेटा बताइए, यहाँ पर एसएचएम की कंडीशन को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। अच्छा एक बात, कुछ छूट गया है क्या, यहाँ से m छूट गया। देखो m की वैल्यू a, यहाँ पे m आएगा नीचे डिवाइड में, m नीचे डिवाइड में, देखो m छूट रहा है बेटा, तो यहाँ पर m डिवाइड में रहेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ m, यहाँ देखो m रहेगा डिवाइड में, तो यहाँ देखो m रहेगा नीचे डिवाइड में,
तो यहाँ पे ऊपर m जाएगा mr³। देख लीजिए m मिसिंग हो गया था, छूट गया था, राइट। m मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो ये m इंटू ए से m डिवाइड में आ गया, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इस x को नेगलेक्ट करा तब ये a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है। तो जब x वेरी वेरी लेस देन r, यानी जहाँ से हमने छोड़ा वो a अगर वेरी वेरी लेस देन r तो a प्रोपोर्शनल टू -x, और इसका मतलब ये कंडीशन है किसकी, SHM की। तो ये पार्टिकल SHM करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कि हो रही है, और ये टाइम पीरियड आया है, ये आंसर आया। लेकिन अगर ऐसा होता कि x बराबर r होता, या x r से बड़ा होता, या x बराबर r/2 होता, x बराबर r/3 होता, यानी कंपेरेबल होता, यानी x इज कंपेरेबल टू r। अगर जो x होता वो कंपेरेबल होता किसके रिस्पेक्ट में, r के साथ, तो पता है हम फिर यहाँ नेगलेक्ट नहीं कर पाते, और नेगलेक्ट नहीं कर पाते तो a प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आ पाता, ये हमने काटा है, नहीं होता। और प्रोपोर्शनल अगर नहीं होता तो ये फिर ऑसिलेटरी मोशन होता बट नॉट SHM, ऑसिलेटरी होता बट नॉट SHM। तो ये बात अच्छे समझ लीजिए, कभी भी इस तरीके के सवाल की लैंग्वेज आए तो ये पहले ज़रूर देखिए कि हमने उसके सेंटर से कहाँ से छोड़ा है। अगर हम जहाँ से छोड़ रहे हैं वो दूरी अगर रेडियस के कंपेयर में नेग्लेजिबल है तो वो ऑसिलेटरी के साथ साथ SHM भी करेगा, और वो SHM का टाइम पीरियड ये आ गया। लेकिन अगर वो दूरी रेडियस के कंपेरेबल होती, r/2, r/3, r/4, r से बड़ा, तो फिर वो SHM नहीं कर पाता, वो केवल क्या करता, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहता, और हम कहते हैं अब SHM नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस 2 बार सवाल आ चुका है, राइट। जेईई मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार ऑसिलेटरी के लिए, एक बार SHM के लिए। तो आपको भी दिमाग में रखना। अब बेटा यहाँ से हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। और इस टॉपिक के साथ हम अगली क्लास में हाजिर होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरा में एक क्लास में ख़त्म करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ में हम लोग एंट्री कर जाएंगे, राइट। आप लोगों को टाइम के साथ साथ अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, मेरा ये अनुमान है, मानना है, और आप फील कर रहे होंगे कि आप सीख रहे हैं। तो आप मेरे साथ एकदम प्रैक्टिस में रहिए और डेली लेक्चर एकदम सीक्वेंस में देखते जाइए, आपका पोटेंशियल, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अब हम नया टॉपिक नई क्लास में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। ओके, बाय।